हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे प्रैक्टिस, जो कि 2024 के एमपी एपी में पूछे गए हैं। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए विगत वर्षों के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, और ये जो सीरीज है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी आगे भी। तो अगर आप इस सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सोशियोलॉजी से अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और हमारे साथ कंटिन्यू ये जर्नी को तय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं सोशियोलॉजी के एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व। बढ़ते हैं आगे। वेट, ओके। इस चैनल के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाएंगी, जिसमें आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 है उसके कुछ एमसीक्यू दिए जाएंगे उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और पेपर 2 की भी यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हमारा जो पहला प्रश्न है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, जिस संस्कार में बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं उसे कहा जाता है? The sacrament in which a child's hair is cut for the first time is called. ऑप्शन ए है यहाँ पे सीमांत्रोन्नयन, ऑप्शन बी है पुंसावन, ऑप्शन सी है जात कर्म, एंड ऑप्शन डी है चूड़ाकरण। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चूड़ाकरण। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं तो उस संस्कार को क्या कहा जाता है? चूड़ाकरण। ठीक है, टोटल हिंदू धर्म में कितने संस्कार है? प्रमुख संस्कार 16 संस्कार है। ठीक है, इस चूड़ाकरण को हम मुंडन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषताएं नहीं है? ठीक है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, अब जो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमको इस बात पे जोर देना है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्राइमरी ग्रुप की। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है शारीरिक समीपता, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन बी है समूह की लघुता, ऑप्शन सी है संबंध की अवधि ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप, एंड ऑप्शन डी है प्रोफेशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन इज नॉट अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यहाँ पे CH फुले ने दिया था। ठीक है, CH फुले ने बताया था कि जो प्राथमिक समूह होते हैं, जैसे हमारी फैमिली और फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, ये सब की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, शारीरिक समीपता होती है, और स्मॉलनेस ऑफ द ग्रुप होता है। ठीक है, जो उनका ग्रुप है वो छोटा होता है। ओके, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है। और जो यहाँ पे प्रोफेशन है, ये हमारा आ जाएगा सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, प्रोफेशनल चीजें जो रहती है वो सेकेंडरी ग्रुप में आती है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ रिलीजन? ठीक है, इनमें से कौन सा धर्म का मुख्य कार्य नहीं है? ठीक है, किसके अनुसार? यहाँ पे दुर्खिम के अनुसार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सोशल सॉलिडारिटी, ऑप्शन बी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग मीनिंग एंड पर्पस, एंड ऑप्शन डी है स्पिरिचुअल सैल्वेशन। रिलीजन का मेन फंक्शन क्या नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पिरिचुअल सैल्वेशन, आध्यात्मिक मुक्ति। तो एमआई डर्कहाइम ने जो रिलीजन है उन्होंने कहा कि इसका जो मुख्य रूप से जो क्या काम है, फंक्शन क्या है, ये सोसाइटी को एकजुट करने में, ठीक है, यूनाइट करने में हेल्प करता है रिलीजन।
ठीक है। ये सोशल सॉलिडेरिटी मेंटेन करता है, सोशल कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल को मीनिंग एंड पर्पस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये जो तीन है, ये यहाँ पे धर्म का मुख्य कार्य है। हमसे क्या पूछा था, धर्म का मुख्य कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, इन विच इकोनॉमिक सिस्टम आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, ऐसा कौन सा एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वस्तुएं और सेवाएं, तो सेवाओं का जो उत्पादन है वो निजी स्वामित्व में होता है, ठीक है, प्राइवेटली। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी है सोशलिस्ट, ऑप्शन सी है ग्लोबल इकोनॉमी एंड ऑप्शन डी है वेलफेयर कैपिटलिस्ट। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस रहते हैं और जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेटली ऑन होता है, ठीक है, निजी स्वामित्व होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, who stated that social interaction in a diet is more intense than in a larger group because neither member share the other's attention with anyone else। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, किसने बताया कि युगल समूह में सामाजिक अंतःक्रिया बड़े समूहों की तुलना में अधिक गहन होती है क्योंकि किसी भी सदस्य दूसरे का ध्यान किसी और के साथ साझा नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन ए जॉर्ज सिमिल, ऑप्शन बी सी एच फुले, ऑप्शन सी डब्ल्यू जी सुमनर एंड ऑप्शन डी आर के मर्टन। तो यहाँ पे डायट एंड ग्रुप की बात कौन करते हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जॉर्ज सिमिल। ठीक है, डायट मतलब क्या होता है? दो लोगों का समूह। ठीक है, ट्रायड यानी ट्रायड मीन्स होता है तीन लोगों का समूह। तो जो डायट एंड ट्रायड पे किसने स्टडी करी थी? जॉर्ज सिमिल ने करी थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि जब डायट ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें ध्यान नहीं ध्यान जो है वो बढ़ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो अंतःक्रिया होती है वो ज्यादा होती है, इंटेंस होती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डायट एंड ट्रायड का दिया है जॉर्ज सिमिल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, कौन इनमें से कौन सा जो समाजीकरण का एजेंट नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन ए है फैमिली, ऑप्शन बी है स्कूल, ऑप्शन सी है पीयर ग्रुप, ऑप्शन जो यहाँ पे डी है वो है मौसम, वेदर। तो हमको यहाँ पे बताना है कि नहीं है, ठीक है, सोशलाइजेशन का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4। क्या है ये? मौसम। क्योंकि आपकी लाइफ में सोशलाइजेशन कराने का काम मौसम करता है क्या? नहीं, इसका काम कौन करता है सोशलाइजेशन का? फैमिली, एजुकेशन एंड पीयर ग्रुप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, द टर्म डैश refers to the lifelong social experience by which individuals develop their human potential and learn culture। ठीक है, ऐसी कौन सी टर्म है जिससे व्यक्ति अपनी मानवीय क्षमता विकसित करता है और संस्कृति सीखता है? ठीक है, ऑप्शन ए सोशल आइसोलेशन, ऑप्शन बी सोशलाइजेशन, ऑप्शन सी एसिमिलेशन एंड ऑप्शन डी डेवलपमेंट, विकास। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन। ठीक है, जब आप सोशलाइजेशन करते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग सोशल एक्सपीरियंस होता है जिससे कि आप क्या करते हैं? डेवलप करते हैं ह्यूमन पोटेंशियल एंड कल्चर को लर्न करते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन से। ओके, सोशल आइसोलेशन तो सामाजिक अलगाव है, मतलब आप तब नहीं सीख पाएंगे ज्यादा, है ना। सोशलाइजेशन से आप कल्चर को भी लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड अदर। ठीक है, जनरलाइज्ड अदर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसने दिया है? इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे की वर्ड जो है जनरलाइज्ड
जनरलाइज्ड अदर, ठीक है, कीवर्ड है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है CH फुले, ऑप्शन बी है GH मीट, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रॉइड एंड ऑप्शन डी है एरविन गॉफमैन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा GH मीट, ठीक है। GH मीट ने अपनी जो थ्योरी है उसमें आई एंड मी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जनरलाइज अदर की बात कौन करते हैं? GH मीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, which of the following is not part of the important functions of social ecology mentioned by राधाकमल मुखर्जी। ठीक है, राधाकमल मुखर्जी ने जो सोशल इकोलॉजी की बात करी है, तो इनमें से कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शंस नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट फंक्शन का पार्ट नहीं है सोशल इकोलॉजी का। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे अनुकूलन, एडेप्टेशन, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप, ठीक है, ऑप्शन सी है मेजरिंग बैलेंस, संतुलन को मापना, और ऑप्शन डी है पॉजिटिविज्म। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है सोशल इकोलॉजी, जो कि मेंशन करी है राधाकमल मुखर्जी ने। तो इसका आंसर है यहाँ पे पॉजिटिविज्म, ठीक है। पॉजिटिविज्म की उनकी अवधारणा नहीं है, यह मुख्य रूप से समाजशास्त्र अगस्त कोर्ट से जुड़ी वैज्ञानिक विचारधारा है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा ये है पॉजिटिविज्म। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोशोलॉजिस्ट हर्बर्ट ब्लूमर आइडेंटिफाइड, समाजशास्त्री हर्बर्ट ब्लूमर ने पहचाना। ऑप्शन ए है यहाँ पे 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ऑप्शन बी है 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एंड ऑप्शन सी है 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एंड ऑप्शन डी है 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो फ्रेंड्स, जो हर्बर्ट ब्लूमर है उन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म शब्द को कॉइन किया है, ठीक है, और इन्होंने इसके तीन मुख्य आधार बताए हैं, ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के। ऑप्शन ए है मतलब जो 3 आधार है वो है मीनिंग, एंड सेकेंड है लैंग्वेज, एंड थर्ड है थॉट, ठीक है, मीनिंग, लैंग्वेज एंड थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, from whom did M.N. Srinivas learn the concept of social structure? M.N. Srinivas ने सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किससे लर्न किया है? ऑप्शन ए है यहाँ पे A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है जॉन बेंस, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर, एंड ऑप्शन डी है एमिल दुर्किम। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। M.N. Srinivas learned the concept of social structure from A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। तो जो M.N. श्रीनिवास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के शिष्य थे, ठीक है। ये किसके स्टूडेंट थे? M.N. श्रीनिवास A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के स्टूडेंट थे। उन्हीं के गाइडेंस में उन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच को सीखा था, लर्न किया था, और इसे उन्होंने भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी के अध्ययन में लागू किया, ठीक है। कहाँ पे स्टडी करी थी M.N. श्रीनिवास ने? रामपुरा विलेज में स्टडी करी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इम्पोर्टेंट मूवमेंट डिड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टार्टेड इन 1930? 1930 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कौन सा इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट है, आंदोलन की शुरुआत करी? ऑप्शन ए है दलित अधिकारों के लिए मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, ये दलित अधिकारों के लिए। के बाद है ऑप्शन बी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अभियान, ऑप्शन सी है श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय की मांग, ऑप्शन डी है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए हरिजन आंदोलन। तो 1930 में उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? इसका आंसर है दलित अधिकारों के लिए मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, ठीक है। मंदिरों में एंट्री लेने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था।
2 मार्च 1930 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज सरप्लस वैल्यू? सरप्लस वैल्यू क्या होती है? अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? ऑप्शन ए है विशेष सामाजिक संबंध और प्रभुत्व का रूप। ऑप्शन बी है पूंजीपति द्वारा निवेश से अर्जित लाभ। ऑप्शन सी है यहाँ पे किसी पूंजीवादी उद्यम की कुल आय। और ऑप्शन डी है श्रमिकों को जीवन निर्वाह स्तर से अधिक दी जाने वाली मजदूरी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पूंजीवादी द्वारा निवेश से अर्जित लाभ। ठीक है, जो टोटल वैल्यू प्रोड्यूस की जाती है उसमें से हम जब वेज पेड कर देते हैं, उसमें माइनस कर देते हैं जितना भी वेजेस को पे किया है, तो जो बचा हुआ होता है उसे कहते हैं सरप्लस वैल्यू या प्रॉफिट। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट है ये? सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च? साइंटिफिक रिसर्च की फर्स्ट स्टेप क्या होती है? ऑप्शन ए रिपोर्ट राइटिंग। ऑप्शन बी डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ऑप्शन सी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन डी लिटरेचर रिव्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले अगर आप किसी साइंटिफिक रिसर्च को कर रहे हो तो जो फर्स्ट स्टेप होंगी वो होंगी जो भी सोच समस्या है उसका स्पष्टीकरण। ठीक है, उसको डिफाइन करना कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हु डेवलप द स्पेसिफिक सोशियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस सेल्फहुड एंड एक्शन? ओके, सेल्फहुड का कॉन्सेप्ट मानव चेतना, स्वत्व और क्रिया का विशिष्ट समाजशास्त्री विवरण किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए है हर्बर्ट ब्लूमर। ऑप्शन बी जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ऑप्शन सी है यहाँ पे रॉबर्ट इजरा पार्क एंड ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए फ्रेंड्स, हु डेवलप्ड द स्पेसिफिक सोशियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस सेल्फहुड एंड एक्शन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जीएच मीड। ओके, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जीएच मीड की जो फेमस उनकी जो बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ये भी याद रखना है। और इन्होंने बताया है कि सेल्फ जो है वो जन्मजात नहीं है, बर्थ से नहीं होता है, बल्कि जो है ये सोशल इंटरेक्शन की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, जो सेल्फ है वो सोशल इंटरेक्शन की वजह से डेवलप होता है। तो ये यहाँ पे माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी की बात कर रहे हैं कौन? जीएच मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन डिड वेबर आइडेंटिफाई? ठीक है, सोशल एक्शन की बात यहाँ पे कौन करता है? वेबर। तो उन्होंने कितने टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन की बात करी है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 एंड ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो बताइए इसका राइट आंसर। का आंसर हो जाएगा 4 टाइप ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, कौन कौन से सोशल एक्शन की बात करी है? ज्वैक रैशनल, ठीक है, तार्किक क्रिया के बाद है मूल्य उन्मुख क्रिया मतलब वर्ड रैशनल, मतलब वैल्यू रैशनल। ठीक है, उसके बाद है संवेगात्मक मतलब अफेक्चुअल एंड ट्रेडिशनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैक्स वेबर ने कितने टाइप के सोशल एक्शन की बात करी है? 4 टाइप के। ठीक है, 4 टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बुक के ऑथर कौन है? द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन सी है SF नाडेन एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट मर्टन। बताइए द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसने लिखी है? यहाँ पे इसके ऑथर हो जाएंगे SF नाडेल। ठीक है, SF नाडेल जो थे एक मानव विज्ञानी थे। ठीक है, इन्होंने 1957 में ये जो बुक है लिखी है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कब लिखी है? 1957 में। किसने लिखी है? SF नाडेल ने। इन्होंने इसमें रोल्स के जाल के रूप में सामाजिक संरचना का गहराई से सैद्धांतिक विश्लेषण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल डिस्कशन, हुज स्टेटमेंट इज दिस? किसने कहा है कि साक्षात्कार पारस्परिक विचार विमर्श की एक क्रिया है, ठीक है, म्यूचुअल डिस्कशन की प्रोसेस है इनमें से? ऑप्शन ए है आपके सामने एम एन बासु, ऑप्शन बी है सी ए मोसर, सी ए मोजर, ऑप्शन सी है यहाँ पे हिसन पाओ यंग, एंड ऑप्शन डी है गुडे एंड हॉट, गुडे एंड हार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे गुडे एंड हार्ट। इन्होंने बोला है कि जो इंटरव्यू है इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल डिस्कशन, ठीक है, आपको याद रखना ये इनका स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप, क्वेश्चन नंबर 19 है, हु डेवलप द मॉडल प्रोजेक्ट नेम्ड मजदूर मंजिल, ठीक है, मजदूर मंजिल नामक एक मॉडल परियोजना है, उसका विकास किसने किया है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस के डे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, एंड ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बताइए, मजदूर मंजिल नामक जो परियोजना है, मॉडल प्रोजेक्ट है, किसने डेवलप किया है यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस के डे, ठीक है, मजदूर मंजिल एक मॉडल प्रोजेक्ट को इन्होंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज द रिलेशनशिप, ओके सॉरी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज कॉल्ड? जो रूरल और अर्बन कम्युनिटीज के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्रामीणता, रूरलिज्म, ऑप्शन बी है रूरल अर्बन कॉन्टिनम, ऑप्शन सी है अर्बनिज्म, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे ग्रामीण नगरीय भेद, रूरल अर्बन डिकोटोमी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण नगरीय सात्यक, रूरल अर्बन कॉन्टिनम, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट है ये? रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक लोकप्रिय दी गई अवधारणा है, ठीक है, जिसमें गांव और शहर जो होते हैं ना, जैसे कि जो विलेज है और जो सिटी है, वो पूरी तरह अलग अलग नहीं दिखते हैं हमें, ठीक है, जो जो इसे हम अर्बन या शहर भी कहते हैं। तो जो शहर है और जो गांव है, इनके बीच में एक कॉन्टिनम होता है, ठीक है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने आज 1 से लेके 20 क्वेश्चंस का जो है सेट ए 2024 में आए गए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस थे, उनको हमने प्रैक्टिस किया है। ओके फ्रेंड्स, सो ऐसे ही हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 2024 के सेट ए के पेपर में, और उसके बाद हम और भी क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस करवाएं। तो अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इन वीडियोस और लेक्चर्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।